जय हिंद, जय हिंद। एनर्जी फुल है ना आपके पास? चलिए बढ़िया। और होली अच्छी रही आप सबकी? कम खेला कि ज्यादा खेला? अच्छा बढ़िया। चलिए देखिए, फेस्टिवल होते हैं ना माइंड फ्रेश करने के लिए। जितनी एंजाइटी है दिमाग की ना, उसको आप खत्म कर लीजिए फेस्टिवल। और ये नहीं कि अब एक दिन होली नहीं है, होली हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी पढ़ाई ही करेंगे। अरे भाई एक दिन तो खेल लो, कम से कम दिमाग फ्रेश होगा। उसी में किसी को रंग लगाओ और उसी में सोचो कि कैसे आपको पढ़ाई आगे जारी करनी है। इसलिए सभी लोग आई होप कि फ्रेश फील कर रहे होंगे होली खेलने के बाद। तो चलिए फ्रेश फील करने के साथ साथ बढ़िया से हम लोग तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी बात किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जो पार्लियामेंट वगैरह के बारे में हमने बात किया था। अब उसी से रिलेटेड जो आगे के टॉपिक हैं उनको मैं बताता हूँ, आप आराम से एक एक करके नोट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एक चीज और, कहीं पर समस्या होगी आप बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं हूँ यहाँ। मेरे रहने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बेझिझक पूछिएगा सारी चीजें। चलिए देखिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मैंने कई प्रकार के बिल आपको बताए थे, 4 प्रकार के बिल बताए थे। थोड़ा पास आ जाओ आप, ठीक है, बहुत दूर हो तो मुझे ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। हाँ, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में मैंने 4 प्रकार के बिल बताए थे, आपको याद हो। जैसे क्या था, एक हमारा मनी बिल था, सेकंड हमारा फाइनेंस बिल था, थर्ड हमारा क्या था, सिंपल बिल था, और फोर्थ हमारा क्या था, कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सिंपल बिल, फाइनेंस बिल, सारे बिल को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तो हम लोग आर्टिकल 368 में देखेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें देखिए। एक चीज मैंने आपको ज्वाइंट सीटिंग में बताई थी, क्योंकि कुछ चीजें उसमें बाकी है जो आप उसको करते रहिएगा। ज्वाइंट सीटिंग को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग जिसको हम कहते हैं, संयुक्त बैठक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में है, ठीक है ना। और संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग हम क्या होती है इनको देखते हैं जरा। हमने बताया था एक दिन की ज्वाइंट सीटिंग कब हम बुलाते हैं। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस को एक साथ बुला के लॉ को पास कराना। मैंने बताया था कि अगर कोई बिल एक पार्लियामेंट के एक हाउस में पास हो जाता है लेकिन दूसरा हाउस उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, दूसरा यानी पेंडिंग छोड़ देता। दूसरा, अगर कोई बिल है जो एक हाउस में पास हो जा रहा है बार बार और सेकंड हाउस में उसको बार बार क्या कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, यानी उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो इन 2 कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट क्या बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सीटिंग कभी भी मनी बिल उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं लाया जाता। इसके साथ साथ मैंने फाइनेंस बिल के 2 टाइप बताए थे। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 फर्स्ट और आर्टिकल 117 थर्ड, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 117 फर्स्ट पर कोई भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैसे ही पास होता है जैसे एक मनी बिल पास होता है। आर्टिकल 117 3 जो था, थर्ड था, यानी फाइनेंस बिल टाइप सेकंड, वो उस पे मैंने बताया था कि उसको हम एक सिंपल बिल के भांति पास करते हैं, तो उस पे ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हो कि ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ सिंपल बिल और आर्टिकल 117 सब क्लॉज थर्ड के पर ही होती है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जब ज्वाइंट सीटिंग हम बुलाते हैं तो दोनों हाउस को बुला के उसके बाद से जो बुलाने का काम है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उस मीटिंग की जो प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता करता है वो हमारा कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। उसके साथ साथ इस पे अगर जब भी ज्वाइंट सीटिंग होता है तो राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठेगी, एक साथ बैठ के किसी भी बिल पर जो डिसीजन लेना होगा, जो निर्णय लेना होगा, वो कैसा लिया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से, यानी 50%+1। इसको मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत पहले एक दिन समझाया था, आई होप कि वो आपके दिमाग में होगा। नहीं हो तो वीडियो आप पुराना देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए क्या कहेंगे। देखिए, राज्यसभा किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यानी साधारण विधेयक को जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। उस पर जितना राइट लोकसभा के होते हैं सेम राइट एक राज्यसभा के होते हैं। देखिए, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है।
कि आप इतने दिन में उसको पास करोगे या फिर उस पर कोई जवाब दोगे, ठीक है ना। इसीलिए तो उसको कहते हैं पेंडिंग विधेयक, पेंडिंग बिल। अगर देखिए अगर कोई मनी बिल है ना तो मनी बिल को उसको 14 दिन के अंदर या तो पास कर दे, कुछ कर दे। 14 दिन में अगर कुछ नहीं भी करेगा ना तभी वो सिर्फ और सिर्फ मनी बिल बिल, बाकी सिंपल बिल, बाकी उसके साथ साथ अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस पर राज्यसभा या सेकेंड हाउस, एनी हाउस, ठीक है ना, सेकेंड हाउस उसको कितने भी दिन तक होल्ड कर सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। अच्छा अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग अभी तक भारत में 3 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज्वाइंट सिटिंग अभी तक 3 बार हुआ। एक क्या था, एक था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है ना, यानी दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर हमने क्या किया था, ज्वाइंट सिटिंग किया था। फिर बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1978, इस पर भी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से ध्यान रखिएगा लास्ट में एक जो हमारा कह सकते हो कि जो लास्ट वाला है जिसको हम कहते हैं पोटा, आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इन 3 बिल को पास करने के लिए ध्यान रखिएगा अभी तक 3 बार हमारे यहाँ ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। तो एमसीक्यू में अगर घुमाए आपको कि भारत में अभी तक एक को ज्वाइंट सिटिंग नहीं हुआ है, गलत स्टेटमेंट। भारत में 5 या 3 से ज्यादा ज्वाइंट सिटिंग हो गया है, स्टेटमेंट गलत, ठीक है ना। अब चलो ये था हमारा ज्वाइंट सिटिंग। अब हम बात करेंगे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 का टाइटल है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा क्या टाइटल है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। एकदम मैं धीरे धीरे चलूंगा, हिंदी इंग्लिश सब लेके चलूंगा, आप घबराना ना भूलिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 को ही हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बजट, बजट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बजट शब्द का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, उसके जगह पर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई। कोई मुझे बता सकता है कि बजट क्या होता है अपनी भाषा में, जो भी आप जानते हैं, कोई भी। सर जो भी एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, तो उसी का सर जो भी होता है कि मतलब एक तरह से हम प्रो फार्मा बनाने। हाँ समझ, ठीक। और कोई, हाँ बोलिए क्या कहते हैं, सेम वही बात। और कोई महिला पार्टी, बस बस यस, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों। देखिए अगर आपसे कोई सिंपल सा पूछे तो व्हाट इज बजट, तो आप कहोगे कि देखो किसी एक देश का यानी किसी एक कंट्री का, ठीक है ना, 1 फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्त वर्ष में, अभी 1 फाइनेंशियल ईयर हमारा भारत का कब से कब चलता है, आज ही से शुरू। देखिए आज क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक 31 मार्च। इसीलिए कभी भी हम लोग बजट लॉन्च करते हैं तो ये नहीं कहते कि ये 2021 का बजट है, हम कहते हैं ये 2021-22 का बजट है, या 2020-22-21 का बजट है, या फिर ऐसे नहीं कहते ये 2021-25 का बजट है। ऐसा कहा क्या आपने कभी? या फिर ऐसे होता है क्या कि ये 2020-19 का बजट है, ऐसा बोला क्या आपने? आगामी वर्ष का किसी भी एक देश का एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसी का पूरा एक कह सकते हो लेखा जोखा प्रोफार्मा होता है हमारा बजट। अब बजट में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बजट में पूरा एक स्टेटमेंट होता है, ये आप इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ पर इतना ही है। तो जब भी बजट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, तो बजट एक प्रकार का मनी बिल है, ये ध्यान रखें, क्योंकि सारा पैसा सही काम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस, प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट पड़ेगा, क्योंकि ये मनी बिल है। और इसको मनी बिल डिफाइन कौन करेगा? तो आप कहोगे कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो उसको डिफाइन करेगा। ओके, अब देखो ये जो हमारा कह सकते हो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें एक्सपेंडिचर ध्यान रखो 2 प्रकार के, ठीक है। इसमें यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के हैं। एक आपने सुना होगा कि ये एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
मतलब कहते हो राजस्व व्यय, ठीक है। और एक आपने सुना होगा कि ये हमारे बजट पे चार्ज है, यानी जिसको हम बोलते हैं भारित व्यय, भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में दूसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक को कहते हैं, हम कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बात अलग है। अब इसमें नॉर्मल हम लोग एक भारित व्यय कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, और एक ग्रांट होता है, दोनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, जब कभी भी हम पार्लियामेंट में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसर्स लाइक प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ क्या है इलेक्शन कमीशन, जितने भी भारी भरकम ऑफिसर हैं उनकी जो सैलरी होती है ना, ये सैलरी बजट में चार्ज होती है, भारित होती है। ध्यान रखिएगा, तो जब भी जो भारित होता है चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उस चार्ज एक्सपेंडिचर पर किसी भी प्रकार का वोटिंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जा सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरी वगैरह होते हैं, इन सब चीज को ये बजट पे चार्ज होते हैं, ध्यान रखिए। उसके साथ साथ बाकी जो भी उसमें प्रोफार्मा है उसको बदलाव किया जा सकता है बाय द वोटिंग के द्वारा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर जिसमें मैक्सिमम लोगों के सैलरी वगैरह आता है वो जाएगा ही जाएगा, उसमें परिवर्तन करना मुश्किल ही है। लेकिन अब आपके दिमाग में आया होगा कि अभी तो हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों की 30% सैलरी काट ली गई। ध्यान रखिएगा, ये विधायक और सांसदों की सैलरी का मामला अलग है, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो अलग होते हैं, लाइक कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सब अलग मामला होता है। इसलिए इनका सैलरी काटा जा सकता है, उनका सैलरी नहीं काटा जाता। अब चलिए आप आगे बढ़ते। जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर साल इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराएगा, पेश कराएगा। तो अब इसके पास होने के 6 स्टेप, यानी बजट कितने स्टेप में पास होता है? 6 स्टेप। एक हम लोग बहुत पुरानी कहावत सुनते रहते हैं कि हर एक विधेयक, ऐसे कहा जाता है, हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। यानी हर एक मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता। अब प्रूव कैसे करना है? आखिर कैसे? खाली रट्टा मार देना है क्या? नहीं, चलिए समझते हैं। मुझे थोड़ा जगह चाहिए, मुझे ये बिठा, वैसे भी आपके बात पे ज्यादा फोकस करेंगे दिखावट पे, क्योंकि वैसे भी हमारी राइटिंग बैगंती माला एजेंसी पुराने जमाने की, इसलिए बातों पर ध्यान जरूर दीजिए। देखिए, यानी 6 स्टेप में हम लोग पास करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, यानी सबसे पहले तो हम बजट को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? आप सभी जानते हो, लोकसभा। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से क्या होगा? एक जनरल डिस्कशन होता है, यानी जिसको हम कहते हैं आम बहस होती है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? जनरल डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? जनरल डिस्कशन के बाद से होता है बच्चा, जितने भी समिति होती है, कमिटीज, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होता है कि कौन सी चीजें कहां पर है, क्या बढ़ाया जाना चाहिए, क्या घटाया जाना चाहिए, किसमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसके बाद से क्या होती है बच्चा? तो आप कह दोगे विभागीय समितियों के द्वारा क्या होती है? जांच होती है, यानी इन्वेस्टिगेशन, ठीक। उसके बाद से अगर आपसे पूछे कि फिर क्या होता है, तो फिर आप कहोगे कि जब जांच हो जाएगी तब होगा क्या? वोटिंग, मतदान, ठीक। मतदान के बाद से क्या होता है? तो आप कहोगे कि जब मतदान हो जाता है तो हमारा बजट हो जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक हो जाता है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन, यानी जब मतदान हो जाता है बजट में, मतदान हो जाने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल वो बन जाता है हमारा बजट। मतलब अब वो सीधे क्या आएगा? एक्शन में आएगा। अब उसमें अमेंडमेंट की चांस नहीं है। मतदान हो गया, अमेंडमेंट की चांस नहीं, एप्रोप्रिएशन बिल हो जाता है, विनियोग विधेयक हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद से 6th स्टेप जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल बिल का
पास होना, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल बिल का पास होना, ये 6 स्टेप है। मतलब चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखो पहले हम एक बजट को पेश किए थे एज ए मनी बिल। ध्यान से देखो बच्चा, तो जैसे ही इंट्रो किए स्पीकर ने कहा कि मनी बिल है, मनी बिल का टैग लग गया, मनी बिल पर डिस्कशन हुआ, जांच हुई विभागीय समितियों के द्वारा। जांच अभी मैं बताऊंगा, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी, SC/ST कल्याण कमेटी, विमेन एम्पावर कमेटी, बहुत सारी कमेटी अभी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं। तो इन कमेटी के द्वारा जांच होगी, फिर वोटिंग होगी। जब वोटिंग हो जाएगी तो वो विनियोग विधेयक हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल हो जाएगा, अब वो सीधे एक्शन में आएगा, यानी इंप्लीमेंट होगा। और जब ये एक्शन में हो जाता है, फाइनली जब प्रेसिडेंट सब से अप्रूवल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल बिल का पास होगा। तो बजट का 6th जो स्टेज है, ये क्या है बच्चा? फाइनेंशियल बिल। यानी हर बजट जब बजट की तरह पेश होता है, लेकिन लास्ट में जाके क्या बन जाता है? वित्त विधेयक। इसीलिए कहते हैं कि हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, क्योंकि उसका 6 स्टेप क्या है? आपका फाइनेंशियल बिल। लेकिन फाइनेंशियल बिल शुरुआत में भी फाइनेंशियल बिल होगा, ऐसे ही आम बहस जांच, ये क्या मतलब मतदान, एप्रोप्रिएशन बिल और लास्ट में फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल पहले ही फाइनेंस बिल था, लास्ट में भी फाइनेंस बिल था, यानी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है, जबकि मनी बिल पहले मनी बिल होता है, बाद में चल के क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है। इसीलिए हर एक मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, लेकिन हर एक फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं। समझे बात? आप पूछिए। जो लोग होते हैं वही करेंगे। जैसे अगर लोकसभा में विभागीय लोगों को करेंगे। नहीं, विभागीय लोग तो वही होते हैं ना, इसलिए समिति है जो विभागीय, वो लोग हिस्सा तो नहीं है ना। यस बिल्कुल, जो यहाँ के मेंबर होते हैं, बात को समझिए, जो कमेटीज होती हैं लोकसभा में, मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा की कमेटी में वही के मेंबर होते हैं, कुछ लोकसभा से होते हैं, कुछ राज्यसभा के होते हैं। तो जब ये बिल हमने लोकसभा में पेश किया, तो वहाँ के लोकसभा के जो भी मेंबर है 543 वो मतदान करेंगे। जैसे ही हम उसको राज्यसभा में लेके जाएंगे, राज्यसभा के जो भी मेंबर है कितने? 245, उसको मतलब सभी देंगे। यस, बस वही। तो ये हमारा फाइनल बिल पास हो गया। किसी को कोई दिक्कत? इंट्रोड्यूक्शन। हाँ, क्योंकि मनी से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। जब वो बिल, जैसे हम कहते हैं ना, कोई बिल जब पास होता है तो क्या बनता है? तो अभी तो हम उसको बिल ही कह सकते थे लास्ट में, तभी मजा रहता। लेकिन यहाँ पर जब मनी बिल पास हो जाता है ना, तो लास्ट में जबकि वित्त है ना, पैसा, वित्त, तो इसीलिए हम इसको लास्ट में क्या बोलते हैं? फाइनल बिल। बाकी बेसिकली कह सकते हो कोई ज्यादा ऊंचा नहीं, सब एक खेल ही होते हैं अपने तरफ से, लेकिन अब जो प्रोविजन है वो तो हमको देखते हैं। तो ये हमारे जितने भी बजट के स्टेप थे उनको हमने देख लिया। अब कुछ आगे, कुछ ऐसी चीजें जिनको हमको समझना है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, अभी ये मिटा दें हम, ठीक। कभी कभी अगर हमको पैसा निकालना है, जब मान लीजिए हमको भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, तो जैसे आप अपने बैंक में जमा पैसे को चाहो तो बैंक में जाकर बैंक का पर्चा फॉर्म भर के भी निकाल सकते हो, चेक से भी निकाल सकते हो, ATM से भी निकाल सकते हो, कई माध्यम है ना। वैसे ही सरकार जो है अपने संचित निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बजट के माध्यम से भी पैसा निकाल सकती है, और कुछ और माध्यम है पैसा निकालने के। तो कौन कौन से माध्यम है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं लेखानुदान। लेखानुदान इंग्लिश में कहते हैं वोट्स ऑन अकाउंट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? वोट्स ऑन अकाउंट, लेखानुदान। अब देखो जी, लेखानुदान होता है वोट्स ऑन अकाउंट। वोट्स ऑन अकाउंट को समझने के लिए हमको थोड़ी सी बात को समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, कभी कभी वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट, अब देखिए इस वोट्स ऑफ अकाउंट को हम तब पास करते हैं जब कुछ सर्टेन कंडीशन होती है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं 2020-21 का, ठीक है बच्चा। अब देखिए क्या होगा, हमने फाइनेंशियल ईयर 2020 में, अब तो 1 फरवरी को ही निकलता है ना बजट, 1 फरवरी को हमने एक बजट पेश किया 2020-21 के लिए, ठीक है ना।
2020-21 के लिए हमने 1 फरवरी 2020 को बिल पेश किया। तो ये कब तक चलेगा बच्चा? 2021 के मार्च तक चलेगा ना? ठीक। अब मान लीजिए कि 1 फरवरी को फिर से हमको बजट लॉन्च करना है ना। मान लीजिए 1 फरवरी को अगर हम बजट लॉन्च कर रहे हैं, उसी समय क्या होता है, पैसा की जरूरत पड़ती है या फिर पैसा खत्म हो जाता है, हमें सर्टेन पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि 1 फरवरी को तो बजट आ ही जाएगा, हमें पता है 1 फरवरी को बजट आएगा तो 1 अप्रैल से पैसा का शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच का जो टाइम है, 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल का जो बीच का टाइम है, उस टाइम को कैसे चलाएं? उस टाइम में पैसे का काम कैसे होगा? उस टाइम में सरकार की कार्रवाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बजट के साथ या बजट के पहले भी कैसे हम एक बोर्ड्स ऑन अकाउंट क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। बोर्ड्स ऑन अकाउंट क्या होता है? तो जो आगामी बजट के आने से पहले के जो खर्चे होते हैं, आगामी बजट के आने से पहले के जो खर्चे होते हैं, उनको निपटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोर्ड्स ऑन अकाउंट। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बोर्ड्स ऑन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड्स ऑन अकाउंट को हम एक प्रकार से कह सकते हैं अंतरिम बजट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट, क्योंकि बजट तो आएगा ही 1 फरवरी को, लेकिन उससे पहले का काम निपटा ले हम, तो इसलिए हम बोर्ड्स ऑन अकाउंट को अंतरिम बजट भी कहते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि बजट के अलावा भी पैसा निकाला जा सकता है, उसके कई सारे रास्ते हैं। क्या रास्ता है? रास्ता नंबर फर्स्ट, एक हमारा क्या होगा? बोर्ड्स ऑन अकाउंट, जिसको हम लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान में क्या होता है कि जब बजट आने वाला रहता है, उससे पहले के पार्लियामेंट की काम को पूरा करने के लिए हमको जब पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम बोर्ड्स ऑन अकाउंट को क्या कर देते हैं? पार्लियामेंट में पास करा देते हैं और उससे पैसा हम प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि इसको हम एक इंटरिम बजट भी कहते हैं, अंतरिम बजट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा बोर्ड्स ऑन अकाउंट। दूसरा है बोर्ड्स ऑन क्रेडिट। बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, इसकी हिंदी है बोर्ड्स ऑन क्रेडिट की, हाँ, प्रत्यानुदान। क्या है? प्रत्यानुदान। बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। अब देखिए बोर्ड्स ऑन क्रेडिट क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या होता है। ध्यान से देखिए, बोर्ड्स ऑन अकाउंट, लेखानुदान, बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। और ये प्रश्न पीछे 2017 में पूछा कैसे? देखो बोर्ड्स ऑन क्रेडिट क्या होता है ना, जैसे देखो क्रेडिट कार्ड सुना है? क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? ऑलरेडी आपके पास पैसा होता है, जैसे चाहो जाके शॉपिंग कर लो, बाद में बिल भरो, बस यही क्या होता है। इसको कहा जाता है कि देखो, यह विधायिका द्वारा यानी लेजिस्लेटिव के द्वारा कार्यपालिका को, यानी एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है। बात को समझने की कोशिश करें, क्या कहा जाता है? और यही स्टेटमेंट पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसे विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव के द्वारा एग्जीक्यूटिव को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं। बोर्ड्स ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑन क्रेडिट या फिर आगे सप्लीमेंट्री जो होते हैं। तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, यानी बोर्ड्स ऑन क्रेडिट को विधायिका द्वारा कार्यपालिका का दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं। इसका मतलब है देखो, अच्छा आप अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बोर्ड्स ऑन अकाउंट, तो आप सीधे कह दीजिएगा, देखिए बोर्ड्स ऑन अकाउंट ऐसा पैसा निकालने का ऑप्शन है। जैसे क्रेडिट कार्ड आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको इमरजेंसी में कोई नई चीज लेनी है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। द सेम वे ये भी, यानी बोर्ड्स ऑन क्रेडिट भी क्या है? एक प्रकार का आकस्मिक, यानी इमरजेंसी किसी कार्य के लिए अगर पैसे की तुरंत आवश्यकता पड़ गई तो इसको पास किया जाता है, बोर्ड्स ऑन क्रेडिट। लेखानुदान, बजट के बीच का जो गैप है उसकी पूर्ति के लिए। बोर्ड्स ऑन अकाउंट, कोई आकस्मिक नई सेवा, कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? बोर्ड्स ऑन क्रेडिट। ओके, अब तीसरा क्या है? एक्सेप्शनल ग्रांट, जिसको हम कहते हैं अपवादानुदान। एक्सेप्शनल ग्रांट, कहीं पर कंफ्यूजन हो जरूर पूछना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो आपका एक एग्जाम्पल नहीं क्लिक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लगा था, और उससे ज्यादा तो फिर कोने में मिलना, अभी नहीं यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्या है?
अपवाद अनुदान, ठीक है ना, एक्सेप्शनल ग्रांट। तो देखिए जैसे आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे मौज मस्ती करते रहते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों का एनुअल फंक्शन होता रहता है। मान लीजिए 2 राज्यसभा के कोई सांसद रिटायर हो गए तो उनके लिए क्या होगा, फेयरवेल पार्टी का इंतजाम होगा। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, एक्सेप्शनल ग्रांट। मतलब किसी विशेष कार्यक्रम के लिए जब हम पार्लियामेंट को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या पास करते हैं, अपवाद अनुदान। ध्यान रखना, ये ध्यान रखें, तीनों में अंतर क्या है। ये किसी कार्यक्रम के लिए, वो सरकार चलाने के लिए था, लेखा अनुदान एज ए बजट के रूप में, और ये क्रेडिट क्या था, तो एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को कहीं पैसे की कमी पड़ गई तब ये कार्यपालिका को मिला ब्लैंक चेक है, कौन देता है, लेजिस्लेटिव। ये हमारा इंट्रीम बजट है और ये एक्सेप्शनल कोई विशेष सेवा के लिए। तो बजट के अलावा इन 3 माध्यम से भी हम क्या करते हैं, बजट के अलावा इन 3 माध्यम से भी हम लोग चाहे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते, कहीं किसी को समस्या पूछ सकते। एक करोड़ जो है, एक करोड़ से एक करोड़ के बीच में ही होता है। हाँ, बस जो बीच का गैप होगा उसी में बस। तीनों यस, क्योंकि नहीं तीनों ये तो कभी भी आ जाएगा। मान लीजिए हमको विदाई करना जून में कभी भी आ सकता है, पोर्शन क्रेडिट कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये जो होता है बजट, जब बजट पेश होने में लेट हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे परेशानी हो रही, या फिर बजट का कुछ ऐसे में कुछ गड़बड़ी आ रही है, कुछ कमी पड़ रही, तो वो पास होता है पोर्शन, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, अपवाद अनुदान से अपवाद के रूप में कोई नया काम आ गया, कोई विशेष काम आ गया, जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है, और उनके स्वागत करने के लिए हमको एक दीवार बनानी है, याद करो दीवार बना था, तो वो पैसा कहाँ से आया, क्या बजट जब पास किया गया था तो लिखा गया था क्या कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और जब आएंगे तो हम उनके लिए दीवार बनाएंगे, ये सब लिखा गया था बजट में, नहीं लिखा गया, तो ये क्या होगा, एक्सेप्शनल, ठीक है। जो भी बजट ये जो सोर्स है, एक तरह से मान लीजिए ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। यस, तो इसमें राज्यसभा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नहीं मानी बिल्कुल ना, चले ओके। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा कुछ बजट के अलावा पैसे निकालने के माध्यम। अब चलिए कुछ और चलते हैं, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ और चीज है, जैसे एक होता है, मान लीजिए हमने बजट पास कर दिया बच्चा, ठीक है ना, अब बजट में डिफरेंट टाइप के ग्रांट दे दिए। ग्रांट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी रिलीज बाय पार्लियामेंट टू डू या डन एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो पैसा पार्लियामेंट देती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रांट। अब मान लीजिए हमने बजट में ग्रांट दे दिया, पैसा दे दिया, अनुदान दे दिया, लेकिन वो अनुदान बाद में चल के कम पड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पर रोल आते हैं तीन और ग्रांट आते हैं। ध्यान रखो, वो 3 बजट से रिलेटेड थे, ये 3 जो आएंगे ना, ये उस बजट के अंदर जो स्कीम होगा उससे रिलेटेड है। तो पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट, हिंदी में अनुपूरक अनुदान, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक अनुदान, ठीक। अब देखिए क्या इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या है, अब नाम ही लिखा है अनुपूरक, तो आप समझ गए होंगे कैसे। मान लीजिए ये तब पेश किया जाता है, ये तब पेश किया जाता है जब पहले से दी गई अमाउंट, पहले से दिया गया अमाउंट किसी स्कीम के लिए पूरा नहीं था, तो कहेगा और पैसा दो, सप्लीमेंट्री दो, तब हम इसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत है, देख मान लीजिए हमने कहा कि दीनदयाल खड्डा खाडो योजना, मतलब कुछ भी ऐसे करके दीनदयाल खुदाई करो योजना, और उस खुदाई करो योजना में ये पास हुआ कि देखो बच्चों 100 गड्ढे खोद रहे हैं और 100 गड्ढे खोदने के लिए हम 100 रुपये पास करते हैं, ठीक है, ये योजना में मिल गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा इस गड्ढे के खोदने 80 गड्ढे खोदने में ही 100 रुपया खत्म, मामला खत्म। अब पैसा कहां से आएगा,
तो इस योजना की पूर्ति के लिए अब हमको सप्लीमेंट चाहिए। जिम में जाते हो, डंबल उठा के काम करना शुरू, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं आती है, तो जिम वाला क्या कहता है, देखो जो खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए बच्चा, तभी तुम आगे बढ़ाओगे। खड्डा खोद रहा है तो ठीक है, लेकिन पूरा खोदने के लिए क्या चाहिए तुमको, सप्लीमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो यस, यानी जब किसी योजना के लिए दिया गया राशि, दिया गया अमाउंट पहले से सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जो अमाउंट देते हैं उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट। किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए, दूसरा है हमारा एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, पहला देखिए क्या था, पहला था अनुपूरक, यानी कोई स्कीम था, उस स्कीम में पैसा कम हो गया था, उसको कंप्लीट करने के लिए। दूसरा क्या है, अतिरिक्त, मतलब एडिशनल चाहिए मुझे, यानी जो स्कीम में क्या था उसके लिए नहीं है। अब देखो, मान लो कि मई में चुनाव है, ठीक है, मई में चुनाव है, बजट तो आ गया 1 फरवरी को, ठीक। हमको लगा कि भैया चुनाव में जीतने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगा, हमने क्या कहा, चलो एक स्कीम लाते हैं, क्या, न्याय स्कीम लाते हैं। राहुल गांधी वाला योजना, राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय स्कीम के तहत हर भारतीयों को क्या देंगे, हम 1 साल में 12,000 देंगे। मोदी जी की स्कीम क्या है, मोदी जी का स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि, और इसके तहत क्या है, 6,000 रुपये सालाना आपको देना। तो मान लीजिए, अब देखो ये चुनाव से भी हो सकता है, चुनाव के इतर भी हो सकता है, सरकार का मन जब करे। मैं एक इंटरेस्टिंग वे में आपको चुनाव से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम योजनाएं चुनाव से पहले ही आती हैं, आपको बताओ। तो इसलिए मान लीजिए किसी चुनाव में या फिर ऐसे ही सरकार को फाइनेंशियल ईयर के बीच में उसको लगा कि एक स्कीम लानी चाहिए, और उस स्कीम के लिए पहले बजट में तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि बजट में तो ऑलरेडी सब लिखा रहता है, इतना पैसा यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, लेकिन हमने एक नई योजना शुरू कर दी, तो उसके लिए बजट में पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अभ्युदय योजना, क्या बजट में था पहले, यूपी के नहीं था, तो इसीलिए इस योजना के लिए आपको टीचर बुलाने पड़ेंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको एडिशनल अतिरिक्त अनुदान करना पड़ेगा। यानी सिंपल से शब्दों में, यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई नई सेवा, नई सर्विस शुरू हो जाती है, नई स्कीम शुरू हो जाती है, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसको हम किससे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं आपका। तीसरा होता है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस, जैसे अतिरिक्त था, ये क्या, एक्सेस मतलब अधिक, और चाहिए मुझे। बहुत आसान है, अगर आप पहले वाले को समझ गए ना तो लास्ट वाला समझ जाओगे। एक्सेस अनुदान, एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान। देखो यहां पर देखो, पहले वाले में क्या था बच्चा, 100 खड्डे खोदने हैं, 100 रुपए मिला है, लेकिन 80 खोदने में पूरा पैसा खत्म। अब हमको बाकी 20 गड्ढे खोदने के लिए क्या करना चाहिए, पैसा चाहिए। इधर देखो क्या, मान लो हमने क्या किया, पहले हिसाब नहीं लगाया, हमने क्या किया, कहा गया था कि 100 खड्डे खोदो 100 रुपया ले लो, 100 खड्डे खोदो 100 रुपया ले लो योजना, मान लो ऐसा निकला। और हमने क्या किया, अंधाधुंध मनरेगा में मजदूर लगा, कहा खोद दो 100 के 100 गड्ढे, और हमारे मजदूरों ने पूरा गड्ढा खोद दिया। बाद में जब हम हिसाब लगाए, अरे भाई साहब ये तो 120 रुपया हो गया, मतलब हमको तो 100 रुपया ही मिला था, लेकिन खर्चा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब किसी योजना पर दिए गए धन से ज्यादा व्यय हो जाता है, तो जो ज्यादा व्यय है, एक्सेस है, अधिक है, उसको सरकार से मांगने के लिए जो हम बिल पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैक्सिमम देखो बस इतना अंतर है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर उतना व्यवहारिक नहीं था, उसका ज्यादा क्रेडिट नहीं था, इसलिए उसको पैसा मिला, उतना ही काम कराया। ये वाला कॉन्ट्रैक्टर क्या था, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर इसके पास दम था, इसके पास सारा बिल्डिंग मटेरियल सब था, इसने पहले खड्डा खुदवा लिया, बाद में हिसाब किया, तब इसको पैसा अधिक लग गया, तो जो पैसा अधिक लगा वो मुझे दे दो, ये कह रहा है। और ये कह रहा है कि जब पूरा तुम 100 खड्डे के लिए 100 रुपया दिए हो, हमारे पास तो इसको 80 गड्ढे खुदवाने में 100 रुपया खर्चा हो गया, तो बाकी का पैसा लाओ तभी खड्डा खुदेगा। यही दोनों अंतर है। आपको बोर्ड्स ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, उसके साथ साथ
जो एक्सेप्शनल ग्रांट था वो, इसके साथ साथ इसमें सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस, इन 6 के 6 पॉइंट में कहीं पर दिक्कत हो आप मुझे सीधे पूछिए, मैं एक बार फिर से देखो ऐसे हवाबाजी में उड़ा देता हूँ कैसे। बोर्ड्स ऑन अकाउंट, इंट्रीम बजट, बस ऐसे कीवर्ड्स याद रखो आपको याद आ जाएगा। बोर्ड्स ऑन अकाउंट, इंट्रीम बजट, बजट के बीच में जो गैप है उसी के भरने के लिए हो गया। बोर्ड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड क्या था कि कार्यपालिका को लोक विधायिका के द्वारा मिला गया ब्लैंक चेक, ठीक, जब चाहे तब पैसा निकालना। तीसरा क्या था एक्सेप्शनल, डोनाल्ड ट्रंप आए पैसा खर्चा, या फिर कोई गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल पार्टी हो गई पैसा खत्म, समझे बच्चा। इसमें क्या है तीनों में, सप्लीमेंट्री खड्डा खुदवाए 100, आरसी खोदने में पैसा खत्म, और पैसा दो तब काम होगा, सप्लीमेंट्री दो। एडिशनल कोई नई सेवा आ गई जैसे न्याय स्कीम या फिर प्रधानमंत्री जो हमारा किसान सम्मान निधि है या फिर अभ्युदय योजना, तो ये होगा। और एक्सेस ग्रांट अधिक, मतलब खड्डा खुदवा दिया, पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, पैसा लाओ वापस। ये है हमारा पूरा ग्रांट, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हो कुछ नहीं ना। आगे बढ़े बच्चा, ठीक, चलिए देखो। अब देखो इसके आगे अब कुछ और है और इसका कनेक्शन थोड़ा पीछे से है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्न पूछ ही ना पाओ और ऐसा होगा भी, तो इसलिए मैं सारे डायमेंशन खुद कवर करूंगा, बस आप मेहनत करते जाइए। आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ कोई मुझे इसमें से बजट के 6 स्टेप बता सकता है अभी जो मैंने बताया, बिना देखे कोशिश करिए। मैं पहले बता देता हूँ। पहला क्या था, इंट्रो, दूसरा क्या था, डिस्कशन, तीसरा क्या था, जांच, इन्वेस्टिगेशन, चौथा वोटिंग, पांचवा एप्रोप्रिएशन बिल, और छठा फाइनेंशियल, ये 6 स्टेप। अब देखो, अब यहाँ पर 3 कट मोशन होते हैं। कट मोशन मैं समझा, अब पीछे 2018 में पूछा, देखो एक होता है पॉलिसी कट मोशन, अभी मैं हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में कई समस्या नहीं आएगी। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, और तीसरा दिमाग में आ रहा है तो बता रहा हूं। देखिए पहले इसको समझिए। पॉलिसी कट मोशन, इसको हम बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है, नीति कटौती प्रस्ताव, ये क्या होता है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे को भी देखेंगे। आइए पहला देखते हैं पॉलिसी कट मोशन। पूछा गया था विशेष में, पॉलिसी कट मोशन में जो डिमांड होता है, ग्रांट होता है, उसकी वैल्यू को कितना कम करने की बात की जाती है। पहले माहौल से देखो, यहाँ पर जब इंट्रो हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, फिर आती है वोटिंग की। तो जब वोटिंग हो जाता है ना, तो यहाँ पर विपक्ष वाले अपने हिसाब से किसी स्कीम में बदलाव की मांग करते हैं कि मुझे ये मजा नहीं आया, तो कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक, हाँ, टोकन कट मोशन। तीसरा क्या है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तीसरा है टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। चलिए देखिए एक एक। अब जब वोटिंग की बात आती है, तो वोटिंग के बाद में अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिमांड करते हैं कि देखो भैया, मान लो जैसे एक स्कीम में मैं बात करूं, मान लीजिए सरकार ने एक स्कीम लाया कि दीनदयाल विद्यार्थियों को 10 लाख दे दो योजना, ऐसे करके कुछ, ठीक। तो अब विद्यार्थियों को 10 लाख हम दे रहे हैं दीनदयाल योजना के तहत। तो जब विद्यार्थी को 10 लाख हम दे रहे हैं, अब इसमें क्या है, देखिए अब विपक्ष कहेगा ये तो पॉलिसी बहुत रेडिकल पॉलिसी है, 10 लाख विद्यार्थियों को दे दो योजना, ये तो बड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि हम अगर दोबारा सरकार बनाएंगे तो हमको 20 लाख देना पड़ेगा, तभी तो वो युवा हमको देगा वोट, नहीं तो कहाँ देगा, वो तो कहेगा भाई 10 लाख देना, हम कहाँ दूसरे को वोट। तो ये इसमें क्या करते हैं, विपक्ष वाले एक कटौती प्रस्ताव लाते हैं। देखो इनका पास होता नहीं है,
लेकिन अब है प्रोविजन तो है। नीति कटौती प्रस्ताव में ये कहते हैं विपक्ष के लोग, देखो ये जो तुम पॉलिसी लाए हो ना, ये जो स्कीम लाए हो, ये हमको मजा नहीं है, मतलब ये हमको पसंद नहीं है, मैं इस पॉलिसी से सहमत नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो तुम इसमें पैसा दे रहे हो, जैसे मान लीजिए 10 लाख प्रति युवा को दिया जा रहा है, अब मान लेते हैं कि उस राज्य में 10 ही युवा है, मान लेते हैं 10 लाख दे रहे हैं और 10 ही युवा है, तो कितना अमाउंट होगा? 1 करोड़। यानी दीनदयाल युवाओं को 10 लाख दे दो, योजना में कितना रुपया दिया जा रहा है? 1 करोड़ प्रति युवा को 10 लाख। अब विपक्ष वाले कहेंगे देखो तुम्हारी पॉलिसी हमें ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो तुम ये 1 करोड़ का अमाउंट है ना, इसको तुम इसकी पॉलिटी में कट कर दो, कैंची लगा दो, और पॉलिसी में कट करके इसके अमाउंट को कितना कर दो? जानते हो कितना? 1 रुपया। ये विरोध तय किया जाता है, इससे विरोध दर्शाया जाता है कि आप इस अमाउंट को कम करके 1 कर दें। अब ये किसी भी मोशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने मनरेगा लाया, अब मनरेगा पे सरकार 50,000 करोड़ दे रही, लेकिन विपक्ष को ये मजा नहीं आया, तो विपक्ष कहेगा कि मनरेगा वाला मुझे मजा नहीं आ रहा, आप क्या कीजिए, इस पॉलिसी को कट करके इसका अमाउंट कितना कर दीजिए। ये कभी पास नहीं होता, लेकिन अब है तो है। अब उनके भी मन की बात कर लिया, भैया जाओ तुम भी जा सिमरन, तू भी जी ले जिंदगी अपनी, जी ले। ये मतलब आपको क्या ध्यान रख रहा है कि देखो भैया, पॉलिसी कट मोशन में अमाउंट का जो ग्रांट की वैल्यू होती है, उस ग्रांट की वैल्यू को कितना करने की मांग की जाती है? 1 रुपया, बस। ओके, सेकंड ये कौन सा है? इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। देखिए जब आप इकोनॉमिक पढ़ोगे, जो भी आपको पढ़ा है, तो इकोनॉमी में आपको एक शब्द आएगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का सिंपल सा आपको देखो, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है, तो एग्जाम्पल से ही मैं समझाऊंगा। राजस्व का घाटा का मतलब होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मान लीजिए आप कमा रहे हो 98 रुपये और खर्चा है आपका 1 रुपये, तो आपको 1 रुपये का खर्चा पूर्ति करने के लिए उधार लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? तो जितना अमाउंट उधार लोगे वही तो तुम्हारा क्या है? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा अब क्या होता है, चलिए आपको मैंने बता दिया एक सिंपल सी लाइन में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये क्या होता है? राजस्व घाटा। अब देखो, जब किसी भी स्कीम को सरकार लाती है, तो उस स्कीम के पीछे सरकार बताती है कि हमें पैसा कहां से लाएं, फिर हम उसको खर्चा करें। अब सरकार कोई ऐसी स्कीम दे दे, जैसे यूपी गवर्नमेंट की पिछले 2012 के कार्यकाल में आपको एक योजना नाम सुना होगा, लैपटॉप ले लो योजना, है ना? ऐसा नाम नहीं था, लेकिन लैपटॉप देना था उसमें, ये था फ्री में लैपटॉप दे दो योजना था। उसमें सभी युवाओं को क्या था? लैपटॉप देने की बात की गई। अब देखिए बात को समझिए, फ्री की चीजें इकोनॉमी में, खासकर जो वस्तु से रिलेटेड है, शिक्षा नहीं, ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना, जीवन में अगर सरकारें सिर्फ 2 चीज दे दे, फ्री शिक्षा दे दे और फ्री हेल्थ दे दे, मतलब स्वास्थ्य, आपको किसी और चीज की आवश्यकता होगी ही नहीं। सोच लो जरा, अगर आपको फ्री में शिक्षा मिल जाए तो आप खूब पढ़ोगे, अब मेहनत करके अपने लिए कुछ खर्चा भी निकाल लोगे अपना, और जब फ्री में शिक्षा मिल जाएगी आपको, स्वास्थ्य, आपको तबियत खराब हो, डॉक्टर दवाई करा दे सरकार, तो आपको खर्चा भी नहीं करोगे। तो आपको किसी चीज की आवश्यकता, तो आपको बताइए राशन की जो आवश्यकता पड़ेगी 1 रुपये क्या नहीं चाहिए, कहोगे नहीं भैया मेरे पास पैसा मैं खरीद लूंगा। क्या आपको सब्सिडी की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर एजुकेशन और हेल्थ आपको फ्री मिलता है, तो किसी भी देश में, किसी भी देश को डेवलप करने का सबसे कीवर्ड, सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन और हेल्थ को आप प्रोत्साहित करें। तो ये भी एक बेस्ट स्कीम है और सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से माना जाता है, क्योंकि इसके तहत आपको अपनी प्रतिभा, और एक और चीज मैं बता दूं आपको, सच में अगर यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा है उसकी योग्यता में तो आपको शक करना ही नहीं किसी भी मामले, क्योंकि जितने फिल्टर लगे हैं ना यहाँ पर छानने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको, उतने फिल्टर नॉर्मली कहीं नहीं। आप कहीं भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओ, खाली नाम बताओगे, आराम से पढ़ा सकते हैं। आप एक प्रोफार्मा बताओ, इतने बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, बढ़िया से तय करो, काम हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए इतने सरकारी फिल्ट्रेशन से गुजरना पड़ रहा है कि आप समझ नहीं सकते। हर चीज, प्लस आप लोग से भी फीडबैक लिया जाता है कि नहीं एवरी, और ये नहीं एक बार दे दिया खत्म हुआ, हमेशा देना पड़ता है। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म और इतने बेस्ट फैकल्टी आपको कहीं मिलेगा ही। अगर
अगर आपको लगता है कि दिल्ली में बड़ी बढ़िया है, ये यूट्यूब पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, नहीं बच्चे, सबसे पहले देखो अपने आप पे विश्वास करना दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है ना, खुद को विश्वास कर लेते हैं। कहा जाता है, कौन सी कहावत है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होनी चाहिए, उसी से उड़ान होती है। तो अगर हौसला है, दम है, गट्स है, तो तुम पहाड़ तोड़ सकते हो। जीतन राम मांझी हम कह रहे हैं, जो मांझी जी थे, दशरथ मांझी, क्या पहाड़ तोड़ने से पहले उनको पता था कि वो पहाड़ तोड़ देंगे? कोई टॉपर जब अपना इंटरव्यू देता है तो कहता है क्या कि मैं टॉप करूंगा? कोई नहीं कहता। तो सब लोग इक्वल ही हैं और सब एक ही जैसा पढ़ रहे हैं। और आपको आप चले जाइए दृष्टि में, आप जाइए वहां का क्या पॉलिटी, अच्छा एक बात बताओ, हवा में से पढ़ा देगा क्या? कोई नया पॉलिटी बना नहीं देगा, इजाद कर देगा, अल्लाह अलादीन का चिराग है, घिसे नया पॉलिटी बना दो योजना, ऐसा है क्या? वही चीजें है ना। आप इसलिए फर्स्टली आपको अपने मैटर पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट के साथ कहते ना, वो एक और कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़वत हो गुजान और नसरी और जात से। तो आपके पास सारी सुविधाएं होने के बाद भी जब तक अभ्यास नहीं करोगे, जब तक ये टानियां टकराएंगी नहीं, चिंगारी जलेगी नहीं, जब तक चिंगारी जलेगी नहीं, चेन रिएक्शन होगा नहीं, जब तक चेन रिएक्शन होगा नहीं, हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा नहीं और सूर्य चमकेगा नहीं। समझे बात? तो आपको चमकने के लिए मेहनत करना। आपको रगड़ने का क्या है? आपकी किताबें हैं, आप है, आपकी आंख, जितना रगड़ना है रगड़िए, जितना रगड़ोगे उतना प्रश्न उठेंगे, उतने चीजें होंगी, उतना ही हिम्मत बढ़ेगा। जिस दिन एक टॉपिक मजबूत करके ऐसे सीधा कान पे खड़े हो जाओ, लगेगा हम ही है बाहुबली। और जिस दिन कम करते जाओगे बोझ बढ़ता जाएगा और एक दिन कहोगा हटा दो, नहीं पढ़ना। समझे बात? इसलिए आपको चीजें कंसाइज वे में करनी है। बहुत अच्छे से देखो कहाँ बना था इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई ऐसी योजना है जिस योजना को लागू करने के लिए सरकार के राजस्व पर, सरकार के इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो विपक्ष वाला कहेगा कि भैया जो तुम योजना ला रहे हो, इस योजना से हमारे इकोनॉमी पे क्या होगा? बहुत ही बुरा असर होगा। एक तो कोरोना में सरकार को पैसा नहीं मिल रहा, अब तुम दीनदयाल सूटकेस बांटो योजना के तहत 20-20 लाख लोगों को देने की बात कर रहे हो। तो इससे क्या दिक्कत होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि एक तो सरकार को इनकम और कम हो रही है, प्लस सरकार और पैसा लोगों को देगी तो सरकार पर और बोझ पड़ेगा, सरकार को और लोन लेना पड़ेगा। जब सरकार का लोन बढ़ता जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सरकार को फिर पे भी तो करना है ना। ऐसा थोड़ी ना पैसा ले लिया पप्पा की तरह, पप्पा ने 100 रुपया दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं है ना, उनको तो वापस देना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि देखो तुम्हारा जो स्कीम है वो इकोनॉमी पर ज्यादा बर्डन डाल रहा है, इसलिए तुम दीनदयाल सूटकेस बांटो योजना के तहत जो 10 लाख दे रहे थे उसको घटा के 10,000 कर दो। इससे थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारा भी मन हमारा भी मन। तो इसमें कोई अमाउंट नहीं है, इसमें बस इतना कहा गया है कि तुम्हारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसमें तुम मारो इकोनॉमिक कट मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, और जो तुम पैसा इसमें बांट रहे हो उस पैसे के अमाउंट को क्या कर दो? कम कर दो। अब कितना कम कर दो ये बताया नहीं। ओके, अब देखिए तीसरे टोटल कटौती प्रस्ताव, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब देखो इसमें जैसे आपको याद होगा एक शब्द होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, नाम सुना होगा आपने। और हाल ही में आपको ध्यान रखना होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हमारे अभी एक महान एक लॉयर थे जिनका नाम था प्रशांत भूषण, और जिन पर जुडिशरी ने 1 रुपए का क्या लगाया? दंड लगाया, अवमानना। हम लोग जब उस समय द हिंदू देख रहे थे तो डेली आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो एक प्रकार के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी आता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है। अगर जुडिशरी उनको सजा देती कि जाओ 2 महीने की जेल, तो उस केस में ये होता कि जुडिशरी खुद फंडामेंटल राइट को रक्षा करती है, बोलने की स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट है, और जुडिशरी खुद हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन लगा रही है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते, न करते तो ये होता है आजकल तो प्रशांत भूषण का है, कल के चलते कोई कहेगा, कोई कहने लगे कुछ भी कोर्ट के बारे में, तो न्यायालय की भी अवमानना है। इसलिए न्यायालय ने निकाला बीच का रास्ता, कहा कि इनको दंड तो देंगे लेकिन ऐसा दंड देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बस एक क्या होगा? संकेत के रूप में होगा, एक टोकन के रूप में होगा। और उन्होंने लगा दिया 1 रुपए का कटौती का प्रस्ताव। इन द सेम
सांकेतिक कटौती प्रस्ताव भी ऐसा ही होता है। इसमें कहते हैं कि देखो, जो तुम योजना लाए वो योजना बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है, लेकिन जिस योजना को जो तुम इम्प्लीमेंट करने का जो टारगेट किए हो ना, ये गलत है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की बात और जो मैं एग्जांपल ऐसा दूंगा जो एकदम सत्य है और इसमें अलाउ है। जैसे आपको पता होगा, ये चालू है थोड़ा, सरकार ने एक योजना लाई थी। योजना क्या है? हमने देखो, कहा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे सरकार की बुराई नहीं करनी होती है, लेकिन देखो जो चीजें हैं, मैं आपको सत्य की नॉलेज भरूंगा हर चीज में। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके जो भी सही है वहां पर मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता पहली बार। तो देखो, जैसे एक आपको पता होगा कि एक हमने संशोधन किया था संविधान में और जिसके तहत 10% EWS को रिजर्वेशन दिया। योजना बहुत बढ़िया, कोई शक नहीं। इकोनॉमिकल जो वीक सेक्शन है उसको आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, कोई ना बेस्ट। लेकिन आपने क्या बोला कि इसके पास वही उसी को मिलेगा जिसके पास एक सर्टिफिकेट हो, और सर्टिफिकेट का माध्यम क्या होगा? कैसे सर्टिफिकेट बनेगा? तो आपने कह लिया कि चाहिए क्या चाहिए? लेखपाल, तहसीलदार, डीएम साहब, एसडीएम साहब, इनके पास जाइए, बनवाइए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? पॉलिसी बहुत बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और ये एक और केस था जो किन्नरों के लिए था। कहा गया था कि किन्नरों का एक आइडेंटिटी कार्ड बना दो कि ये ट्रांसजेंडर है। अब आइडेंटिटी कार्ड बना दोगे तो आराम से उनको पहचान में आ जाएगा, उनको फंडामेंटल राइट जो भी राइट देने होंगे वो मिल जाएंगे। तो लेकिन वो आइडेंटिटी कार्ड बनाने का अथॉरिटी दिया गया डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। अब जब आईडी कार्ड बनाओगे तो एक शब्द आप सुनते हो, लाल फीता साहब। इंस्पेक्टर राज सुना है? पुलिस राज। इंस्पेक्टर राज में क्या होता है? लाइसेंस ले लो योजना, मतलब लाइसेंस लो, बदले में अब जब किसी से आप लाइसेंस मांगोगे ना, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिग्नेचर करेगा, कहेगा कल आना, परसों, तो आप परसों आओ, अरे यार थोड़ा अंगड़ाई आ रही है, आज मैं होली खेल के आया हूँ, कल गंदा होली है, परसों मिलूंगा, परसों फिर ये मेरे घूमने का समय है, मैं आज नहीं मिलूंगा। फिर शनिवार, आज शनिवार है, इस दिन मैं कापी कलम छूता नहीं, इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। आप समझ रहे हो बात को? आपको घुमाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं से, अरे साहब थोड़ा कुछ ले लीजिए, काम कर दीजिए, समझ बात? तो ये होता है पॉलिसी, इसी को हम कहते हैं इंस्पेक्टर राज, कि जब लाइसेंस आपसे मांगा जाए उसके बदले में, तो इससे क्या होता है ना, इससे जो करप्शन होता है इसके चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमको बेस्ट करना है, एक माध्यम क्या कर दो, डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। डिजिटल कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आज डीएल बनाने के लिए आपको 1 रुपया घूस देने की आवश्यकता नहीं, आप डीएल जाइए, ऑनलाइन डीएल का फॉर्म भरिए, डेट स्लॉट बुक करिए, अपना टेस्ट दीजिए, आपको डीएल घर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले वकील के चक्कर लगाओ, यहाँ भरो, वहाँ घूम दो, ये करो। तो डिजिटलाइजेशन से सारी चीजें क्या हो रही है, बेस्ट हो रही। इसमें भी क्या होता, ऑनलाइन सर्वे होता, क्योंकि खतरा खतौनी सबको पास है, सैटेलाइट का डेटा सबके पास है, आराम से हमने भरा, जैसे ही आधार नंबर, खेत का डेटा आ गया, तुरंत पता चल गया कि हाँ, जैसे होता है ना जियो वाला वेरीफाई करता है, ये स्पीड जब चेक कराते हो आपके नेटवर्क की स्पीड कैसा है, तो वो चेक करेगा डाटा कनेक्शन इज ऑन, यस ऑन, डाटा कनेक्शन है, आपके पास कोई टैरिफ है, हाँ है। तो ऐसे ही क्या 5 एकड़ जमीन है, अगर है तो खत्म, तुरंत वही मामला खत्म, नहीं है तो मतलब एलिजिबल है। इनके पास इनकम है 8 लाख की, अगर नहीं है तो यस। ऐसे ही वेरीफाई करके आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाए तो बेस्ट होगा, आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज अगर आप एक एलिजिबल हो तब भी आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। आंतरिक बात है, अंदर की बात है। और जो लोग, कई लोग ऐसे एलिजिबल नहीं है, वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस योजना का। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि देखो, तुम्हारी योजना तो बहुत बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस योजना का जो इंप्लीमेंटेशन है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें 100 रुपए की क्या कर दीजिए, कभी कर दीजिए, एज ए टोकन के रूप में, सांकेतिक रूप से, कि मैं अपना विरोध जता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा इस वाले में, यानी हमारा जो पॉलिसी कट मोशन था, पॉलिसी कट मोशन में 1 रुपए, आर्थिक कट मोशन में कोई अमाउंट नहीं, और टोकन कट मोशन में कितना, 100 रुपए। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके तीनों कटौती प्रस्ताव है। 2017 पीसीएस में आपका पॉलिसी कट मोशन पूछा गया है आपके दोनों। तो ये हमारे कट
मोशन में। अब अगर नेक्स्ट हम लोग मूव करें तो हमारा एक नया टाइटल होने वाला है संसद की कार्यवाही, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। चलिए देखते हैं। हाँ यस हाँ, अगर पास हो जाएगा तो बाइंड है, पास हो गया तो करना पड़ेगा, लेकिन पास होगा ही कहाँ, क्योंकि उसमें अब ऑब्वियस सी बात है। सोचो, किसी भी कानून को जब लाया जाता है तो उस कानून को लाने से पहले पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर सहमत होती है, मैंने बोला था। और जो सहमत नहीं है वो वापस चला जाए, त्याग पत्र दे दे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले से ही सहमत है, जिस पार्टी की सरकार है वो खुद पहले से सहमत है, तो वो तो लाएगा नहीं। और जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, वही तो सरकार चलाता है। तो ये कोई गवर्नमेंट लाएगा कभी नहीं लाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बुराई क्यों करे। तो ये लाएगा कौन? विपक्ष, जो पास होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उनके तो मेजॉरिटी में थोड़ी ना है, तो माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी में रहता तो सरकार नहीं बना लेते। ये बात समझे बात? नहीं, किसी भी पॉलिसी कहीं पे बिल्कुल एकदम एकदम आप सहमत नहीं हो, इंडिविजुअल रूप से आप कह रहे हैं सीधे नहीं, कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली जो सरकार होती है वो स्वयं अपने खिलाफ क्यों जाएगी, कोई कर सकता है। अब चलो, अब हमको टाइटल रहेगा, हेडिंग रहेगा आपका संसद की कार्यवाही, ठीक है ना, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। हाँ, कोई और आपके पास अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम लोग सर जैसे लोकसभा में बजट पेश होता है, हाँ जब लोकसभा में बजट पेश होता है, हाँ, उसमें राज्यसभा सदस्य का जो मतदान है वो क्यों होगा सर? क्या 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 करें? जब लोकसभा में बजट पेश हो रहा है, तो जो 6 घंटे से गुजरना पड़ रहा है, तो ये फाइनेंशियल जो निकल कर आ रहा है, फाइनेंशियल बिल निकल कर आ रहा है, तो उसमें 14 स्टेट का मतदान वाला, तो मतदान वाले में लोकसभा में सदस्य को शामिल नहीं देंगे, इसमें राज्यसभा क्यों देंगे? वो 6 के 6 जो स्टेप है वो दोनों हाउस में पास हो गए, दोनों। यस, पहले लोकसभा में वो 6 स्टेप हो गए, तो वो स्टेप आगे चल के राज्यसभा में वो स्टेप हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन वोट में वो शामिल रहेंगे। यस बिल्कुल, लेकिन वो राज्यसभा में ही देंगे, लोकसभा में नहीं। ये नहीं कि राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में आके वोट दे दे, ऐसा नहीं है, वो राज्यसभा में ही देंगे, ठीक है। पास जाएगा, बात बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। एक बार एक, अरे भाई, कोई बिल एक्ट कब तक नहीं बनेगा? जब तक वो दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, अब प्लस किसका, ये 3 स्टेप से नहीं गुजरेगा वो बिल, एक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर बजट को हमको पेश करना है तो वो तो मनी बिल है, तो हमको ऑब्वियस सी बात है, हमको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन पास करने के बाद से उसको राज्यसभा में जाना है ना। तो राज्यसभा में जब उसको जाओगे, आप लेके जाओगे, तो वो स्टेप होंगे, लेकिन राज्यसभा को थोड़ा कम राइट है इसमें, वो स्टेप हो चाहे ना हो। 14 दिन के अंदर तुमने पास किया तब भी ठीक, फेल कर दिया तब भी ठीक, कुछ कर दिया, 14 दिन बाद अपने आप बाय डिफॉल्ट वो एक्शन में आ गया, ये हो। ओके चलिए, अब आइए चलते हैं हम लोग संसद की। देखिए, हमारे संसद में 2 हाउस है, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक हमारा क्या है, राज्यसभा, एक है। अब आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे चलिए देखते हैं। पहला है हमारा प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, शून्य काल, 0 आवर। अब देखिए क्या यहां हमारा पार्लियामेंट, जैसे आपका अभ्युदय योजना के तहत आपकी क्लासेस 2 बजे से शुरू होती है, ठीक है ना, फिर आपकी क्लासेस 1.5 घंटे चलती है, एक सेशन दूसरा सेशन, वैसे इंडस्ट्री में यहाँ सब चीज जीवन में रिलेट ही करना है, ऐसे वैसे ही हमारा पार्लियामेंट ओपन होता है 11 बजे। कितने बजे? 11 से 12 क्या होता है बच्चा? क्वेश्चन। 12 से 1 क्या हो जाता है? 0 आवर, ठीक है ना। 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 क्या आपका? 0 आवर। अब इसके बाद से क्या बचा? 1 से 2। आप देखिए, जैसे आप लोगों को एक क्लास के बाद से कोई लंच तो मिलता नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हमारे सांसद महोदय लोगों को
विधायक महोदय लोगों को क्या मिलता है? कुछ लंच मिलता है, यानी चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो ये 1 से 2 क्या करते हैं? इनका ब्रेकफास्ट लंच का समय होता है। जाइए आराम से खाइए, मस्त सब्सिडी वाला भोजन, कम पैसे में, लेकिन अब सब्सिडी उसकी कम हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब ब्रेक नहीं खा पाओगे। फिर उसके बाद से देखिए 1 से 2 हो गया ना, 2 से 5 और एक होता है 2 से 6। हमारा लोकसभा चलता है 2 से 6। हमारा लोकसभा कितने बजे तक चलता है? 2 से 6 तक। अभी 2 से 6 में क्या होगा? कोई बिल होगा, उस बिल को पास करना, वोट करना, बहस करना, चर्चा करना, प्रश्न, ये सारी चीजें होंगी इसमें 2 से 4, 2 से 6। कहां पर? लोकसभा। यही काम राज्यसभा में कितना चलता है? 2 से 5। यानी राज्यसभा ओपन होता है कब? 11 बजे से। और कब तक चलता है? तो आप कह दोगे राज्यसभा का चलता है कब तक? 5 बजे तक। और लोकसभा कब से कब चलता है? लोकसभा आपका 11 से शुरू होता है, कब तक चलता है? 6। शुरुआत के दोनों हाउस में, यानी शुरुआत के जो कह सकते हो 11 से 12 क्वेश्चन आवर बोथ हाउस में। क्वेश्चन आवर में आप जानते हैं क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ शून्यकाल, इसमें भी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें नोटिस दी जाती है, इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। तो शून्यकाल ध्यान रखिएगा, 0 आवर भारत की इजाजत है, पूरे किसी और देश में हमारा 0 आवर किसी भी और देश के पार्लियामेंट में ये नहीं होता है, ये भारत से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 0 आवर। इसके साथ साथ जब ये बातचीत हो जाती है, प्रश्न हो जाता है, मंत्री लोग उठ के जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद से फिर लंच होता है। लंच होने के बाद से मस्त क्या होगा? फिर से जो भी कानून होंगे, जो भी बिल होंगे, उन सबको क्या किया जाएगा? एक एक करके पास किया जाता है। तो इस 2 से 6 में आपके लोकसभा की कार्यवाहियां होती हैं, नॉर्मली वोटिंग वगैरह, और इस 2 से 5 में राज्यसभा में कार्यवाहियां होती है। यानी लोकसभा ज्यादा चलता है, राज्यसभा कम चलता है। ये हमारी हो गई संसद की कार्यवाही। अब देखिए कुछ और चीजें अगर आप लिखना चाहें। 0 आवर 1962 से स्टार्ट है इंडिया से, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत में नहीं था 0 आवर, इसको शून्यकाल को, तो 1962 से ये भारत में स्टार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक शब्द होता है स्टार क्वेश्चन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है ना। स्टार क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। तो स्टार क्वेश्चन क्या होता है? तारांकित प्रश्न होता है। इसकी पर्ची जो होती है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्ची कैसी होती है? ग्रीन स्लिप, हरी पर्ची होती है। इसमें ओरली प्रश्न पूछा जाता है और इसमें आंसर क्या होता है? ओरली ही दिया जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है, स्टार क्वेश्चन हिंदी में तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न की पर्ची होती है हमारी क्या? ग्रीन स्लिप होती है इसकी, और इसके द्वारा ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके द्वारा ओरली क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना। एक और होता है अनस्टार क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना। अतारांकित प्रश्न में इसकी पर्ची होती है कैसी? व्हाइट, सफेद पर्ची होती है, और इस व्हाइट पर्ची में, यानी सफेद पर्ची में जो आंसर दिया जाता है वो रिटन में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। और स्टेटमेंट घुमाया आपको कि जो हमारा कह सकते हो कि स्टार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देता है ना यूपीएससी में। स्टार क्वेश्चन में आंसर रिटन में दिया जाता है। आप कहोगे वाह क्या बात है, ये तो बात सही है, मामला हो जाएगा गड़बड़। स्टार क्वेश्चन में आंसर ओरली, अनस्टार में आंसर रिटन। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैंने एडजॉर्नमेंट मोमेंट बताई दी आपको। एडजॉर्नमेंट सबको क्लियर है ना? अरे स्थगन प्रस्ताव, स्थगन, अरे जैसे आज की मीटिंग स्थगित की जाती है, कल क्लासेज होगी, स्थगन कौन करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। और प्रोरोगेशन, सत्रावसान, सत्र को खत्म, अभ्युदय योजना के तहत चलने वाली क्लासेज खत्म, अब नेक्स्ट मीटिंग बाद में होगी, बाद में बताया जाएगा। ये क्या होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, सत्रावसान प्रेसिडेंट के द्वारा। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, पक्ष के द्वारा लाया। कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, विपक्ष के द्वारा लाया जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब हम कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो हम लाके साबित करेंगे देखो हमारे पास बहुमत है। उधर क्या होगा? विपक्ष द्वारा उनको लगेगा कि लग रहा है सरकार बहुमत में नहीं है, तो क्या किया जाए? पूछा जाए, एक मोशन लाए कि इनको क्या किया जाए? चेक किया जाए कि ये दम मेजॉरिटी में है कि नहीं। तो जब उसको लाया तो उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी इसके द्वारा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो बताओ सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, सरकार खत्म, और कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो
सरकार बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। नहीं समझ में? देखो मैं कॉन्फिडेंस प्रस्ताव लेके आ रहा हूँ कि यहाँ के क्लासेस चलने वाले में क्वालिटी मैं ही पढ़ाऊँ, ये मुझे प्रस्ताव पूरा कॉन्फिडेंस है। हमने कहा मैम लाइए पर्ची, अब मैंने दे दिया तुम सब, मैंने कहा लिखो, सब लोग 5 स्टार देना, एकदम जबरदस्त दासू टीचर, ऐसा टीचर तो वो देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम ओवर एक्साइट थे, अपने बहुत ज़्यादा घमंड में थे। तुम सबने कहा बात बहुत बेकार आदमी है, कौन पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं, खाली बतियाते हैं। तो तुम सबने हमारा कॉन्फिडेंस क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो बताओ हम यहाँ रहेंगे? तो द कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने लाया है वो फेल हो गया तो सरकार रहेगी? कब रहेगी? जब कॉन्फिडेंस मोशन पास हो। और देखो अब तुमने लाया कि नहीं इनको तो हटाना है, ये मजा नहीं है, भाषा इनका ठीक नहीं है, वो समझ नहीं आता है। अब बहुत इधर उधर की स्कीम लाते रहते हैं, दीनदयाल योजना ले लो, उनको योजना कहाँ से लाते रहते हैं, तो ये मजा नहीं है। तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया इसी में, लेकिन कई बच्चों को मजा आता है, उनको इसमें एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है चीजें। अब तुम लोग लेके आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन 50% से एबव बच्चे कह रहे नहीं मजा है, बढ़िया, तो वो पास हो गया। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जब मेजॉरिटी से ज्यादा कहेंगे नहीं तुम गलत हो, अगर उसके अलग अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है ना, तो हम क्या रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन अगर तुमने नो कॉन्फिडेंस लाया और उसमें 50 से अधिक लोगों ने कहा यस मजा नहीं आ रहा है इनमें, तो हम क्या हो जाएंगे, खत्म। अब आप आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक ओके। उसके साथ साथ प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी बात हो चुकी थी, ठीक है ना। और हाँ अब देखिए कुछ कमेटीज हैं, समितियां हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक समिति का नाम है जिसको हम कहते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इसके बारे में क्या है देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC जिसको शॉर्ट फॉर्म में पब्लिक अकाउंट। देख अब कुछ जो हर चीज में होता है, जैसे कह सकते हो कि संस्कृत में एक शब्द होता है संपुट, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, संपुट का मतलब होता है जब हर एक ऐसा श्लोक होता है जो हर दोहे के आगे लगाना होता है। जैसे जब कीर्तन वगैरह में होता है, तो जैसे ही एक स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में जाते हैं तो लोग कहते हैं दीनदयाल गुरु संभारू भरवनाथम संकटहारी, तो एक स्टेंजा खत्म, ये तुरंत रिपीट होगा। अब इसमें भी कुछ संपुट है, क्या देखो, जैसे PAC, तो एक क्या है संपुट, देखो पहला क्या है कि जितने भी कमेटी के मेंबर होंगे उन सभी कमेटी के मेंबर का टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे इन सभी कमेटी का मेंबर के कार्यकाल होता है 1 ईयर, एक साल। इन कमेटी का जो हेड होता है, अध्यक्ष, इसका चुनाव कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है, मैंने स्पीकर में बताया, वो होता है कौन, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर किसी भी कमेटी के अध्यक्ष को क्या करता है, ध्यान रखिएगा, उसको इलेक्ट करता है। तीसरा कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होगा, ये संपुट होता है। नियुक्ति बाय स्पीकर, टेन्योर 1 ईयर, एंड मंत्री जो होगा, मिनिस्टर जो होगा, किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होगा। तो ये तो हर चीज में चलेगा। अब मैं चलते गिना, पब्लिक अकाउंट कमेटी नाम ही लिखा है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। काम क्या है, तो जो कैग होता है, मैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो सरकार की कह सकते हो अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट, उससे कितना पैसा गया, इन सब की ऑडिटिंग की जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना, इसका काम किसका है, PAC का है। इसमें मेंबर्स होते हैं 15 + 7, 15 कहाँ से, लोकसभा से, और 7 कहाँ से, राज्यसभा से। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, मेंबर्स 22, 15 + 7, 15 कहाँ से, लोकसभा, 7 कहाँ से, राज्यसभा। अच्छा, कार्यकाल कितना, 1 साल। मंत्री सदस्य नहीं होगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा का। काम क्या है, तो जो पब्लिक अकाउंट है उसी का क्या करना, रिपोर्ट तैयार करना, कैग की हेल्प करना, ये इसका। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, दूसरी कमेटी। एक और चीज, इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि 1967 के बाद से, यानी 1967 के बाद से, हमेशा 1967 से हमेशा बाद से इसका अध्यक्ष कौन होता है जानते हो,
यानी 1967 से हमेशा इसका अध्यक्ष होता है जो विपक्ष का नेता, मतलब विपक्ष का नेता चाहे तो स्वयं हो सकता है या फिर विपक्ष, कुल मिला जुला के जिस पार्टी की सरकार रहेगी उसी पार्टी का पीएससी का अध्यक्ष नहीं होगा। कौन होगा? विपक्ष का होगा। ये ध्यान रखिएगा एक चीज। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो हमारा ही बैंक, हम ही अपने बैंक से पैसा निकाले और हम ही जांच करें तो क्या होगा? हम तो सब अच्छा ही करेंगे, सब कागज में दिखाएंगे मस्त चल रहा है। अरे दम तो वो हो, बैंक हमारा लेकिन चौकीदार दूसरी पार्टी का, तो अगर पैसा गड़बड़ी थोड़ा सा निकाले तो तुरंत पकड़ लेगा हमको। इसीलिए ध्यान रखिएगा 1967 से हमेशा इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अपोजिशन का लीडर। ओके चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कमेटी ऑन एस्टिमेट, जिसको हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। हिंदी में क्या है? प्राक्कलन समिति यानी कमेटी ऑन एस्टिमेट। तो क्या क्या होगा कमेटी ऑन एस्टिमेट? एस्टिमेट में ध्यान रखिएगा इसमें अगेन वही चीजें, क्या कार्यकाल एक साल, मंत्री मेंबर नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर आपसे कहा जाए कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर करेगा। आप ध्यान रखिएगा जैसे इसका यानी पीएससी का हेड हमेशा कहां से होता है? विपक्ष से, वैसे ही कमेटी ऑन एस्टिमेट का हेड हमेशा कहां से होता है? हेड हमेशा ही होता है आपके सत्ताधारी दल से, मतलब जो पार्टी सरकार में है उसी पार्टी का मेंबर एस्टिमेट कमेटी का क्या होता है? हेड होता है। मेंबर्स कितने? उसमें मेंबर्स कितने? 15 प्लस 7। इसमें मेंबर्स कितने? इसमें मेंबर्स, इसमें होते हैं मेंबर 30, और 30 में 30 कहां से? आल मेंबर फ्रॉम लोकसभा। अब एक प्रश्न पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी इन लोकसभा? या फिर निम्न में से कौन जो है सबसे बड़ी कमेटी है मेंबर्स के हिसाब से? तो उसमें राइट आंसर क्या था? ये था। आप जब घंटा चार्ट सॉल्व करोगे तो आप उसमें क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, तभी चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और चीज आप देखो, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पता है कब से? अच्छा आप लोग ये डेमो में किसी ने पढ़ाया नहीं था? एक्ट नहीं पढ़ाया था क्या? 1773 का एक्ट, हाँ 1784 का एक्ट, 1992 का एक्ट, ऐसा एक्ट पढ़ा कभी? नहीं पढ़े हो ना? 1919 का एक्ट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा? तो भारत में बाई कैमरल लेजिस्लेशन मतलब द्विसदनीय विधायिका कब आया? 1909। और कोई महिला मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड आपको क्या लगता है? नहीं देखा है अभी कोई नया? ठीक, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1919 के एक्ट में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया था कि क्या होगा? बाई कैमरल लेजिस्लेशन होगा, यानी द्विसदनीय विधायिका होगी। और इस द्विसदनीय विधायिका के बाद से पहली बार भारत में कैग कब आया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट से कैग आया। तो जब 1919 के एक्ट से कैग आया तो पीएससी भी तभी आया, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पार्लियामेंट बना, कैग बना तो पब्लिक। अब पीएससी का काम क्या है? कैग की सहायता करना, तो तभी से था। लेकिन एस्टिमेट कमेटी हमारे भारत में शुरुआत से नहीं था। एस्टिमेट कमेटी कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महान आत्मा थे जिनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में एस्टिमेट कमेटी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट को घुमा देगा। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में एस्टिमेट कमेटी का क्या हुआ था? गठन हुआ। तो पीएससी हो गया, अब हमारा एस्टिमेट कमेटी भी हो गया। तो एस्टिमेट कमेटी में क्या क्या? पहला पॉइंट 30 मेंबर ओनली फ्रॉम लोकसभा, टेन्योर 1 ईयर, हेड बाई, जो हेड कौन करेगा? तो जो भी लीडर ऑफ पोजीशन की अपोजिशन, मतलब जो लीडर है कौन सा? सत्ताधारी का, यानी मेजॉरिटी दल का लीडर है वो होगा। उसके साथ साथ मंत्री कोई भी मेंबर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। कब आया था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है देखिए डिपार्टमेंटल कमेटी। ये ध्यान रखिएगा, इसको जरा आपको समझने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंटल कमेटी, विभागीय समिति। बजट में हमने नाम लिया है इसका, विभागीय समिति। चलिए देखिए,
डिपार्टमेंटल विभागीय समिति। अब देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। विभागीय समितियों की संख्या है 24 और इसमें कुछ कार्यकाल ऐसे हैं 16 प्लस बचा कितना बच्चा बोलो ठीक है हो गया ना 16 मतलब विभागीय समितियों की संख्या कितनी है 24 16 कहा लोकसभा और राज्यसभा में कितना ये विभागीय समितियों की संख्या की बात हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एवरी डिपार्टमेंटल कमेटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स तो आप कहोगे 31 मतलब इसमें क्या होगा 21 प्लस 10 21 कहां से लोकसभा 10 कहां से राज्यसभा। किसको समझ में आ गया किसी चले अभी एक बार मैं कह रहा हूं 24 एक बार मैं कह रहा हूं 31 तो देखो समझो विभागीय समिति डिपार्टमेंटल कमेटी कई होती जैसे डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन क्या बोलते हैं रेलवे डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन होम अफेयर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑफ एजुकेशन बहुत सारी विभागीय समिति। तो विभागीय समितियों की संख्या कितनी 34 कई कमेटी और एक विभागीय समिति में कितने सदस्य समझे और इस 31 में से 21 कहां से 10 कहां से और ये 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है इसमें से 16 कहां बनेगी 8 कहां बनेगी समझे बात। तो ये डील करता है नंबर्स ऑफ पर्सन इन वन कमेटी और ये डील करता है टोटल कमेटी कुल कितनी कमेटियां हैं तो कितनी है 24। आई होप कि क्लियर हो ठीक है ना। अच्छा अब ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल जिनको लिखना हो लिख लो। देखो बैटर आपको पूरा बम बारूद की जैसे जा रहा है समझे अब ज्यादा आपका बचा भी नहीं और सच में बताए तो 7 से 8 लेक्चर में हो जाएगा खत्म और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही होगा बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। चीजें क्या होती है ना जैसे आप लोग लिखते चलते हो तो टाइम बहुत बचता है तो बहुत सारी चीजें कवर हो तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं तो सिलेबस तो चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल कमेटी। नेक्स्ट हमारा जो कमेटी है वो है SC/ST कल्याण कमेटी यानी SC/ST वेलफेयर कमेटी और सेम वही कहानी होने वाली है SC/ST वेलफेयर कमेटी में। तो इसमें बस आप इतना लिख लीजिएगा कि SC/ST वेलफेयर कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं आप कह देंगे इसमें मेंबर्स होते हैं कितने 30। अब 30 का ब्रेकडाउन कर दीजिए कितना 20 प्लस 10 हो गया बात वही कहानी कौन सी कहानी एक साल कार्यकाल होगा मंत्री मेंबर नहीं होगा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा लोकसभा। तो SC/ST वेलफेयर कमेटी कितने मेंबर 30 मेंबर। इसके बाद से अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण समिति यानी विमेन एम्पावरमेंट कमेटी महिला सशक्तिकरण कमेटी विमेन एम्पावरमेंट कमेटी। तो सेम जैसे SC/ST क्या मेंबर्स की संख्या कितने 30 20 फ्रॉम लोकसभा 10 फ्रॉम राज्यसभा। फिर वही कहानी कौन सी कहानी कार्यकाल 1 साल मंत्री सदस्य नहीं होगा हेड कौन बनाएगा ठीक है। इसके बाद से एक और कमेटी है जिसको हम कह सकते हैं कि एक और चीज ध्यान रखिएगा महिला सशक्तिकरण जो समिति है कमेटियां जो कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट है इसका जो चेयरमैन होता है ध्यान रखिएगा लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष चेयरमैन होता है राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन ध्यान रखिएगा। लोकसभा में महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा में कौन होता है लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में कौन होता है यानी जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की मीटिंग करेंगे लोकसभा में तो चेयरमैन कौन बन जाएगा और यही मीटिंग हम करेंगे राज्यसभा में तो कौन बन जाएगा भाई ना बात ओके। बाकी 30 मेंबर बाकी सारी चीजें सेम। एक और कमेटी है जिसको हम कहते हैं नियम समिति यानी रूल कमेटी। तो इसमें लोकसभा में होते हैं 15 और राज्यसभा में होते हैं 16। रूल कमेटी यानी नियम समिति नियम समिति में कितने तो अभी मैंने बताया कि नियम समिति में मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 16 राज्यसभा में 16 लोकसभा में 15। अगेन जैसे इसका हेड था किसका महिला एम्पावरमेंट वाला जो था मतलब वुमेन एम्पावरमेंट वाला तो उसमें लोकसभा में चेयरमैन कौन स्पीकर राज्यसभा में कौन चेयरमैन। इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए कि रूलिंग कमेटी का यानी नियम समिति का लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है तो आप कहोगे लोकसभा में रूल कमेटी का अध्यक्ष होता है हमारा स्पीकर और राज्यसभा में होता है हमारा
ठीक है, हमारा पार्लियामेंट हो गया टोटल खत्म। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लासेस होगी वो क्लासेस आपको हम लोग उस दिन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग, ये तीन को एक दिन में हम लोग निपटाएंगे। तो बढ़िया से आप रिवीजन करके आइएगा, पढ़ते रहिए। कहीं पर भी समस्या हो बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए। उसके साथ साथ उसमें मैं पिन कर दूंगा अपना एक कमेंट, और उसमें एक ग्रुप होगा, आप ज्वाइन करके उसमें जो भी पीडीएफ होंगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।